भारत का स्वर्ण युग। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक ही नाम आता है, गुप्त साम्राज्य। लेकिन सवाल यह है कि 320 से 550 ईस्वी के इस दौर में ऐसा क्या खास था? आखिर इसे स्वर्ण युग कहते ही क्यों हैं? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल, आखिर किसी भी दौर को गोल्डन एज या स्वर्ण युग बनाता क्या है? मतलब क्या क्या चाहिए होता है? ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसी से हम समझ पाएंगे कि गुप्त काल इतना महान क्यों था। यही सवाल हमारी आज की चर्चा का केंद्र होगा। देखिए, 200 से भी ज्यादा सालों तक गुप्त साम्राज्य ने एक ऐसा दौर बनाया जिसे इतिहास के सबसे शानदार स्वर्ण युगों में से एक गिना जाता है। ये जो कलाकृति दिख रही है ना, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये उस जमाने की शान, उसकी दौलत और उसकी तरक्की की कहानी कह रही है। देखकर ही लगता है कि हाँ, कुछ तो बात थी इस दौर में। और देखिए, इतिहासकार भी यही कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहने की 3 बड़ी वजहें हैं: जबरदस्त सांस्कृतिक विकास, विज्ञान में कमाल की तरक्की और सबसे जरूरी राजनीतिक स्थिरता। यही वो 3 चीजें थी जिन्होंने इस दौर को सच में असाधारण बना दिया। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले, आखिर ये गुप्त साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ? कहां से हुई इसकी शुरुआत? चलिए देखते हैं। गुप्तों के आने से पहले भारत में कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। सोचिए, सातवाहन और कुषाण जैसी बड़ी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं और पूरे देश में छोटे छोटे राज्य थे। एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम था जिसे भरने के लिए गुप्त वंश सामने आया। तो इस वंश की नींव रखी थी श्रीगुप्त ने 3री सदी के आखिर में। फिर उनके बेटे घटोत्कच ने उस नींव को और पक्का किया। लेकिन असली कहानी शुरू हुई 320 ईस्वी में, जब चंद्रगुप्त प्रथम ने कमान संभाली और साम्राज्य के विस्तार का एक नया दौर शुरू कर दिया। और चंद्रगुप्त प्रथम का तरीका बड़ा ही स्मार्ट था। उन्होंने सिर्फ लड़ाई पर ही जोर नहीं दिया। हाँ, उन्होंने सैन्य जीते तो हासिल की, लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ी चालाकी से रणनीतिक शादियों के जरिए भी रिश्ते बनाए और अपने साम्राज्य को फैलाया। मतलब ये सिर्फ तलवार का जोर नहीं था, दिमाग और कूटनीति का भी खेल था, जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव को इतना मजबूत कर दिया। ठीक है, साम्राज्य तो बन गया, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था? आइए अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन व्यवस्था को देखते हैं, जो उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज था। देखिए, एक अच्छा और मुनज़्ज़म प्रशासन ही गुप्त शक्ति की रीढ़ की हड्डी था। इसके बिना इतने बड़े इलाके पर कंट्रोल रखना और उसे तरक्की की राह पर चलाना नामुमकिन था। यही वो सिस्टम था जिसके दम पर यह साम्राज्य इतने लंबे समय तक टिका रहा। और उनका सिस्टम था भी कमाल का। सोचिए, पूरे साम्राज्य को भुक्ति में बांटा गया, जो आज के प्रांतों या स्टेट्स जैसे थे। फिर हर भुक्ति को विषय यानी जिलों में बांटा गया, और यह सिस्टम नीचे गांव तक जाता था। एक बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप व्यवस्था, जिससे हर लेवल पर शासन करना बहुत आसान हो गया था। इस सिस्टम में एक बहुत ही जरूरी पोस्ट थी ऊपरे की। ये भुक्ति यानी प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे। इनका काम था ये पक्का करना कि राजा के आदेश और नीतियां साम्राज्य के कोने कोने तक सही से पहुंचें। और फिर गवर्नर के नीचे आते थे विषयपति। ये जिला लेवल के मैनेजर थे जो विषय को संभालते थे। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और सीधे गवर्नर को रिपोर्ट करते थे। इससे पता चलता है कि उनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कितना गहरा और कितना एफिशिएंट था। तो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन और कला संस्कृति में हो रही तरक्की के लिए पैसा कहां से आ रहा था? चलिए अब गुप्त साम्राज्य की इकोनॉमी पर एक नजर डालते हैं। गुप्त साम्राज्य की पूरी दौलत का इंजन थी खेती। उनकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बहुत मजबूत थी और इसे ताकत मिलती थी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट से, जैसे कि सिंचाई के लिए नहरें बनवाना। तो उनकी इकोनॉमी के कुछ बड़े पिलर्स थे। पहला, सरकार सिंचाई के लिए सुविधाएं देती थी। दूसरा, जमीन का बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था। और तीसरा, एक असरदार जमींदार क्लास का उदय हुआ। उस जमाने में जमीन का मालिक होना एक बड़ी शान की बात मानी जाती थी। और उनका लैंड क्लासिफिकेशन सिस्टम कितना एडवांस था वो देखिए। जमीन को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया था। एक थी क्षेत्र, मतलब वो उपजाऊ जमीन जिस पर खेती होती थी और टैक्स लगता था। और दूसरी थी खिल या अप्रहत, जो थी तो बंजर जमीन, लेकिन उसकी भी नापजोख की जाती थी, भले ही उस पर अभी खेती ना हो रही हो। तो हमने उनका एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी देख ली। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि क्यों इस दौर को स्वर्ण युग कहा गया। तो बात बहुत सीधी है। एक स्वर्ण युग की नींव 3 चीजों पर टिकी थी:
देश में राजनीतिक शांति थी, शासन चलाने का तरीका बेहतरीन था और खेती की वजह से खूब पैसा था। और बस यही वो माहौल था जिसकी जरूरत थी। सोचिए, जब देश में शांति हो, सरकार अच्छे से काम कर रही हो और पैसे की कमी ना हो, तो लोगों को कला, विज्ञान और नई चीजों के बारे में सोचने का मौका मिलता है। इसी मजबूत बुनियाद ने संस्कृति, साइंस और आर्ट्स के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। और इसी शांति और समृद्धि का नतीजा ये हुआ कि शाही दरबार सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि ज्ञान और साहित्य का भी सेंटर बन गए। ये वो जगहें थीं जहां बड़े बड़े विद्वान और कवि इकट्ठा होते थे। कालिदास जैसे महान कवियों ने अपनी सबसे बेहतरीन रचनाएं यहीं पर कीं। और ये सिर्फ लिखने पढ़ने तक ही सीमित नहीं था। संगीत हो, पेंटिंग हो या फिर मूर्तिकला, हर कला ने गुप्त राजाओं के दौर में नई ऊंचाइयों को छुआ। उस दौर की ये शानदार कलाकृतियां आज भी इस बात का सबूत हैं कि ये सच में क्रिएटिविटी का एक सुनहरा दौर था। तो गुप्त साम्राज्य की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। आज के जमाने में अगर एक स्वर्ण युग बनाना हो तो किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? क्या वही पुरानी बातें, एक स्थिर सरकार, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और एक मजबूत इकोनॉमी आज भी उतनी ही जरूरी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।